हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इतिहास में हम सभी पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आज हम सभी बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद और ब्रिटेन। बच्चों, तत्कालीन विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। यानी तत्कालीन विद्वानों ने यह तर्क सुझाया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श जो है वह ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यानी ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का ही परिणाम था। 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटेन राष्ट्र था ही नहीं। यानी अगर 18वीं सदी के पहले की बात करें तो ब्रिटेन एक राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटिश द्वीप समूह में रहने वाले, जिसमें अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। क्या थी? निर्जातीय। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। यानी इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। यानी एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। यानी इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। बच्चों, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कब? 1707 ईस्वी में। तो बच्चों याद रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 ईस्वी में हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद ने आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। यानी इसके बाद क्या हुआ? ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। यानी क्या किया गया कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाइलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाइलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। यानी स्कॉटिश हाइलैंड के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। यानी ना ही अपनी वो भाषा बोल सकते थे और ना ही अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहन सकते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। बच्चों, आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराइयों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिश मेन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया? यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया।
एक ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, यूनानी जैक, यानी ब्रितानी झंडा कौन था, यूनानी जैक, और राष्ट्रीय गान जो कि था गॉड सेव आवर नोबल किंग, को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। बच्चों, अब हम बात करेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। बच्चों, 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीयकरण करके इस प्रश्न को हल किया। इन कलाकारों ने एक देश को कुछ इस तरीके से चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, यानी इन कलाकारों ने एक देश को इस तरीके से चित्रित किया जैसे वह कोई एक व्यक्ति हो। तत्कालीन राष्ट्रों को नारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, यानी तत्कालीन राष्ट्रों को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता था, नारी के रूप में। वास्तविक जीवन में वह कोई विशेष महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था। इस तरह नारी की छवि राष्ट्र का रूपक मानी गई, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक मानी गई। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया था। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। यानी न्याय और कानून को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह एक तराजू लेकर खड़ी हुई है। बच्चों, इस प्रकार से नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया। क्या नाम दिया गया? मरियान। बच्चों, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, यानी लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक को याद आती रही। लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सकें। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इस तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चछुस अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। अब बच्चों, आगे हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, 19वीं सदी के अंतिम चरणों में राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। यानी अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के अंतिम चरणों में राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला एक संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस अवधि में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसके साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्रगति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उपयोग किया। बच्चों, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत जो था वह बाल्कन क्षेत्र था। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी तनाव उत्पन्न था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। यानी इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो शामिल थे। कौन कौन से देश शामिल थे?
रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया या मॉन्टेनीग्रो शामिल थे। देश के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, यानी देश के निवासियों को आमतौर पर क्या पुकारा जाता था? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, यानी बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। यानी जब बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैले और इससे ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। यानी 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, लेकिन इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगीं। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। यानी बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का अधिकार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया था। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। बच्चों, जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। यानी बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी, इसीलिए परिस्थितियां और भी अधिक समस्याग्रस्त हो गईं। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। इस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी। उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आईं। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अपनी शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। यानी रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यानी इन्हीं सभी गतिविधियों को चलते प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो कि आपके 14 से 18 तक चला था। राष्ट्रवाद 1914 में साम्राज्यवाद से जुड़कर यूरोप को महाविपता की ओर ले गया। यानी राष्ट्रवाद 1914 में साम्राज्यवाद से जुड़कर यूरोप को महाविपता की ओर ले गया। किंतु इस बीच विश्व के कई देशों ने, जिसका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोधी बन गए और उसका विरोध करने लगे। हर ओर जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोधी प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं अन्यत्र नहीं दोहराए गए, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर लोगों ने अपनी तरह विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, किंतु यह विचार कि
समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। ठीक है बच्चों, तो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लेसन समाप्त हुआ। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप तुरंत पूछिए। ठीक है बच्चों।